हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि आईआईटी और नीट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं और ये बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी हमें इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल अगर क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट चैप्टर और टॉपिक हमें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। ये चैप्टर हम लोग क्लास 9 में भी सीख चुके थे, पर क्लास 9 में बहुत ही कम सीखे थे। आज हम लोग इस चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम्स क्या होते हैं और इनके अंदर कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं और वो कैसे खोजे गए और उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं, सब्सटेंस बारे में पढ़ते हैं। सब्सटेंस क्या है, यानी जो एटम्स है वो कहां पर होते हैं, सब्सटेंस में होते हैं। और सब्सटेंस क्या है, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइड मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड सब्सटेंस, यानी ऐसी चीज जिसमें मास हो और साथ ही साथ क्या करे, वो एरिया कवर करे या उसमें वॉल्यूम हो, उसे क्या बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बारे में सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था? ठीक, तो सबसे पहले सजेस्ट किया था जो इंडियन ऋषि हैं, उनका नाम है कणाद। ठीक है, महर्षि कणाद। जो भी मेरे पास सब्सटेंस है या मैं इसको बोल सकता हूं मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले महर्षि कणाद, इनका दूसरा नाम कश्यप भी है। ठीक है, कणाद और कश्यप एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो इन्होंने सजेस्ट किया कि जो भी हमारा एटम्स है ये बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना है। ठीक, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और ऐसी थ्योरी जो ल्यूक्रेटस है एंड डेमोक्रिटस, इन्होंने भी ये दिया था कि जो हमारा सब्सटेंस है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद अरस्तु एंड प्लेटो, ठीक, ने बताया कि जो सब्सटेंस है उसको इनफाइनाइट टाइम तक क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम। एटम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नॉन कैटेगरल या नॉन डिविजिबल, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और इसके बाद डाल्टन जो थे, यानी जो फर्स्ट थ्योरी एटम के बारे में दिया था वो कणाद ने दिया था, पर जो प्रैक्टिकली और जो ऑब्जर्वेशन साइंटिफिक तरीके से जो दिया था वो डाल्टन ने दिया था। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अच्छा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? तो इनके अकॉर्डिंग जो भी हमारा सब्सटेंस है, सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, एटम है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। पर अब कहोगे हम तो जानते हैं कि एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। पर जब ये थ्योरी दी गई थी तब वहां पर से हमें इतना जानकारी थी, यानी डाल्टन को मालूम था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसके अंदर नहीं है। ठीक है, यानी कि खोज उस समय नहीं हुई थी जब थ्योरी दी गई थी। ठीक है, तो जो एटम है वो किसी भी सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में अपनी आइडेंटिटी खोए बिना रिएक्शन करते हैं, यानी जो भी एटम्स होगा अगर रिएक्शन करता है तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है। जैसे मेरे पास अगर एटम्स है N2 प्लस H2 और ये रिएक्शन कर रहे हैं और क्या बन रहा है, NH3, तो यहाँ देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन का एटम है और यहाँ भी क्या है, नाइट्रोजन का एटम, यहाँ हाइड्रोजन का एटम है और यहाँ भी हाइड्रोजन का एटम है। बस फर्क इतना है, रिएक्शन के बाद क्या बना लिया है, कंपाउंड बना लिया है, पर उस कंपाउंड में वो एटम वैसा ही है जैसा वो पहले था, यानी अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं किया। यानी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन होते समय ना ही एटम का फॉर्मेशन होता है ना ही वो डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो है कि एटम जो है ये टोटल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग है।
और कोई भी हमारा सब्सटेंस है तो एक ही सब्सटेंस के या कह सकते हैं एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे उनके एटॉमिक मास कैसे होंगे, सेम होंगे। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का रूल था आपका। पर इसकी कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कंजर्वेशन ऑफ मास उसको भी समझ सकते हैं। और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने नहीं पढ़ा है तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, उससे आप देख सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। चलिए, तो ये डिमेरिट्स दूसरा है इसका। डिमेरिट्स क्या है, जो आइसोटोप्स है इनके मास अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया डाल्टन। दूसरा कि जो हमारे अलग अलग टाइप के जो आपके एलिमेंट्स हैं उनके जो एटम्स हैं उनकी वैलेंसी और एटॉमिक मास डिफरेंस क्यों है, इनको भी स्पष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, क्लियर नहीं कर पाए, इसलिए कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल हो सकते हैं, ऐसा अनुमान वैज्ञानिकों ने लगाया। ठीक है, फैराडे ने क्या किया, इसके बाद जो न्यू कॉन्सेप्ट आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो आता है फैराडे का। उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिया था। फैराडे करने का हमारे पास कोई दो सब्सटेंस है, उनको हम आपस में रगड़ते हैं। क्लास 10 में सीख लिए थे कि क्लास 10 में कि अगर हमारे पास कोई कांच की प्लेट है, ठीक, ग्लास की कोई प्लेट है और उसको हम बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो जो कांच की छड़ रगड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि छोटे छोटे पार्टिकल उसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएंगे। ये घर में भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मानते हैं रगड़ूं कपड़े में तो छोटे छोटे पार्टिकल क्या करता है, चिपकने लगता है। सुबह सुबह जब हम कंघी करते हैं तो होता क्या है उसमें कि उस कंघे जब कंघी कर चुके होते हैं तो छोटे पार्टिकल दिखाते चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि रगड़ने से क्या हो गया, उस पर चार्ज आ गया। ठीक है, तो चार्ज आ गया और चार्ज अगर जो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी चार्ज जब फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, करंट। और करंट किसमें होगा, यानी किसी न किसी मीडियम की जरूरत होगी तो तभी वो आगे बढ़ेगा। यानी जो चार्ज फ्लो करता है उसके लिए कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए। और जिसमें चार्ज फ्लो हो सकता है, ठीक है, चार्ज फ्लो होता है यानी करंट फ्लो होता है, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और जिसमें चार्ज फ्लो नहीं होता उसे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। तो साइंटिस्टों के पास ये था, जो फैराडे ने बताया कि जो हमारा सब्सटेंस है अगर हम उसको रगड़ते हैं तो उस पर एक चार्जेबल पार्टिकल होता है, यह चार्जेबल पार्टिकल आ सकता है या है इसमें। ठीक है, ये हम समझते हैं इसको। अब आता है कि जो चार्ज है वो फ्लो किसमें होता है, कंडक्टर में। कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, जैसे मेटल हो गए, मेटल किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। तो साइंटिस्टों को मनाया कि क्या सिर्फ सॉलिड फॉर्म में ही करंट पास हो सकता है, क्या लिक्विड पास नहीं हो सकता, लिक्विड पास हो सकता है। तो इसके लिए फैराडे ने क्या किया, कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने में बताया कि अगर हमारे पास ऐसा सॉल्यूशन हो जो साल्ट सॉल्यूशन अगर है या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट आसानी से पास हो सकते हैं। तो यानी सिंपल समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा उसमें करंट पास हो जाएगा। अगर मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में वाटर फिल है, ठीक है, ये कंटेनर है और इसमें क्या किया मैंने, वाटर फिल कर दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि इसमें करंट अगर पास हो तो करंट पास नहीं होता इसमें। ठीक है, कैसे, अगर मेरे पास यहां पर एक बल्ब है और इसको मैंने क्या किया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जल रहा है। ठीक है, आप कहोगे अगर हम इसमें एक वायर कट करिए, सॉरी मैं इसको और यहां लगा देता हूं, ठीक है, इसको यहां से कट कर दिया, कट करने के बाद एक वायर इसमें डाल दिया, एक वायर इसमें डाल दिया, ठीक, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। ठीक है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, चार्जेबल हो जाता है, यानी चार्ज पहुंच तो जाता है पर चार्ज फ्लो नहीं होता है। ठीक है, कंटिन्यू फ्लो होना चाहिए तभी तो करंट जनरेट होगा वहां पर। अब क्या करें, इसी वाटर में अगर मैंने क्या किया, साल्ट मिला दिया, ठीक है, साल्ट क्या हमारे, या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मिला दिया मैंने, ये इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसमें आ जाएगी, यानी जो करंट है वो पास होना स्टार्ट हो जाएगा और बल्ब जल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसका साइंटिस्ट सोच रहे थे क्या गैस में भी करंट पास हो सकता है, ये 100 साल पहले की सोच रहे हैं।
क्या गैस में करंट पास हो सकता है कि नहीं हो सकता, और उसी के एग्जाम्पल या उसी के यूज हम लोग आज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, जैसे या उसी सोच के आधार पर ही नए नए एक्सपेरिमेंट हुए और उससे नए नए हमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें मिल गई हैं, जैसे चार्जेबल चार्जर हो गया, ठीक है, ब्लूटूथ चार्जर हो गया, रिमोट कंट्रोल देख लीजिए उसमें, ठीक है, इसमें कोई वायर लगता है फिर भी हमारे जो वेव है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, ठीक है, अपना हम लोग काम कर लेते हैं उसमें, मोबाइल फोन है उसमें तार नहीं लगे हुए हैं फिर भी बातचीत होती रहती है। तो ये पहले की सोच के आधार पर है, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर ही हमारे नए इन्वेंशन होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत साल पहले की बात है, लगभग 100 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, ये गैस की सोच रहे थे। तो अब क्या हुआ देख, तो इसके लिए गैसों में करंट पास हो सकता है कि नहीं पास हो सकता है, इसके लिए कई साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट किए, ठीक। सबसे पहले 1838 फैराडे, सॉरी और ये लिख देता हूं, जगह कम हो जाएगी, ठीक। फैराडे ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया और डिस्चार्ज ट्यूब के एक साइड पे कैथोड लगा दिया और दूसरे साइड में एनोड लगा दिया और इसे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कब किया था, 1838 फैराडे। तो देखा क्या, जब इसने करंट पास किया तो इससे आर्क जनरेट हुआ और जो आर्क है, ठीक है, वो क्या हुआ कि जो कैथोड है, कैथोड से किसकी ओर गया, एनोड की ओर गया, ठीक है। पर इसमें जो करंट, जो गैस भरी थी उसमें करंट का पास नहीं हुआ। ये एक्सपेरिमेंट था इनका खत्म हो गया, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाए, पर ये कहा था कि आर्क जो जनरेट हुआ है वो कैथोड से कहां जा रहा है, एनोड की ओर जा रहा है, ठीक। फिर इसके बाद 1857 गिस्लर ने किया, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया और क्या किया इन्होंने, जो प्रेशर है उसको लो प्रेशर कर दिया। ये नॉर्मल प्रेशर कराए थे, तो यहां पर आर्क ना जनरेट होकर यहां पर क्या हुआ, ग्लो हुआ, ग्लो जनरेट हुई और जो ग्लो है वो कैथोड से कहां गई, एनोड की ओर गई, ठीक है। फिर भी जो गैस यहां फिल थी और जो पार्टिकल के लिए सोच रहे थे कि उसके अंदर कोई और पार्टिकल भी हो सकता है, दोनों में कोई ऑब्जर्वेशन के द्वारा कोई भी रिजल्ट इनको नहीं मिला, ठीक। पर ये मिल गया था कि लो प्रेशर पर क्या हो जाता है, यहां पर ग्लो जनरेट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 1869 हिटार्फ, ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रेशर को और लो कर दिया और प्रेशर लो कर दिया, ठीक है, एंड 100 किलोवाट 100 किलोवाट, ठीक है, जो पोटेंशियल उसको कितना कर दिया, 100 किलोवाट कर दिया। अब देखा जो ग्लो है वो एक सिंपल, ठीक है, सिंपल पाथ पर क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, यानी एक जो डायरेक्शन है इसकी है वो सिंपल पाथ पे जा रही है, ठीक है। ये इनका लॉजिक था और तब भी यहां से हमें ये नहीं मिला कि गैस में कंडक्टिविटी हुई कि नहीं हुई, यानी गैस कंडक्टर तरह बिहेव किया कि नहीं किया। इनका भी एक्सपेरिमेंट क्या हो गया, रह गया, पर कुछ ना कुछ हमें कुछ नया मिल रहा था। फिर उसके बाद देखिए 1870 क्रोक्स, जो, ठीक, क्रोक्स ने क्या किया, प्रेशर और ज्यादा कम कर दिया, 10⁶ mm कर दिया और क्या किया, ठीक है, इस पर इलेक्ट्रिसिटी पास किया। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर ही क्या हुआ, और साथ ही साथ क्या किया कि जो कैथोड था, एनोड था, इसके पीछे जेरेनेस की पॉलिश कर दिया। जो ग्लो हुआ वो बहुत ज्यादा ग्लो हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब निकाला कि इसमें निश्चित रूप से ये कोई रेज है, वो रेज इधर जा रही है
ठीक है, और इसके कोई ना कोई पार्टिकल हो सकते हैं ऐसा मानते थे, पर एग्जैक्ट उसमें कुछ निकल नहीं पाया कि कौन से पार्टिकल है या नहीं उसमें। पर इनके थ्योरी तक 1870 तक सिर्फ इतना मालूम था कि जो एटम्स है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कोई भी कॉन्डेंसल एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ जिससे हम ये प्रूव कर सकें कि एटम्स के अंदर भी कोई पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक। पर लास्ट एक्सपेरिमेंट से दो चीजें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, या दो थ्योरी आती है उसमें, उसमें रब कर दे रहा हूं। फर्स्ट थ्योरी क्रूक्स एंड सुस्टर, ठीक। इन्होंने बताया कि जो यहां से ग्लो गई, तो ये जो ग्लो है वो एक प्रकार की रेडिएशन है। ये क्या है? रेडिएशन, न्यू रेडिएशन है, और इसका नाम क्या दे दिया? रेडिएशन मैटर, ठीक। ये न्यू टाइप का मैटर है जिसे क्या बोल दिया? रेडिएशन मैटर बोल दिया। और दूसरा जो थ्योरी दिया, ठीक, वो किसने दिया? हिटॉर्फ, गोल्डस्टीन और विडमैन, ठीक। इन्होंने बताया इसके लिए कि जो ग्लो हुई है ये एक न्यू टाइप की वेव है, ठीक है, और जो वेव है इसका नाम क्या दे दिया? एंथर वेव। क्या बोलते हैं? एंथर वेव, एंथर वेव, ठीक। जो एंथर वेव है ये न्यू टाइप के हैं, ठीक है। तो अब इससे फिर भी इस मैटर से हमें ये क्लियर नहीं हुआ था गैस में कंडक्टिविटी हो सकती है या नहीं, यानी गैस कंडक्टर तरह बिहेव करती है या नहीं करती है, ये प्रूफ नहीं हो पाया। इसके लिए, ठीक है, तीन साइंटिस्ट ने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, और किसने किसने किया था उसको बता दे रहा हूं। फर्स्ट थॉमसन, जूलियस प्लकर एंड क्रूक्स ने क्या किया? 1897 में जो एक्सपेरिमेंट था उसमें कुछ चेंजमेंट करके फिर से किया, ठीक है। और क्या क्या चेंजमेंट किया उसको देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया? जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसको ले लिया, एक तरफ इन्होंने कैथोड लगा दिया और दूसरे साइड में क्या किया? एनोड लगा दिया, और इसे हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, ठीक, हाई वोल्टेज। उसके बाद क्या है? ये हो गया आपका कैथोड और ये हो गया एनोड, ठीक। हो गया। अब देखिए, फर्स्ट इन्होंने नॉर्मल प्रेशर रखा एंड हाई वोल्टेज, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या किया? नॉर्मल प्रेशर रखा और हाई वोल्टेज, ठीक है। जब करंट किया, देखा गया कि इसमें से कोई ना ही ग्लो निकली और ना ही कोई करंट हुआ, यहाँ जनरेट हुआ, यानी जो गैस है वो कैसे काम कर रही थी? इंसुलेटर तरह ही काम कर रही थी, ठीक। फिर इन्होंने क्या किया? दूसरा प्रेशर को और लो कर दिया, कितना कर दिया? 10⁻² atm कर दिया, और जो वोल्टेज है वो कितना रखा? हाई वोल्टेज रखा, ठीक। तो देखा गया इस प्रेशर पर यहां से इनविजिबल रेज निकलती हैं, यानी जो कैथोड है उनसे इनविजिबल रेज निकलती हैं और ग्रीनियस ग्लो करती, कहां पर जाकर? एनोड पर जाकर ग्रीनियस ग्लो करती हैं। इस केस पर जो डिस्चार्ज में गैस भरी हुई है वो किस प्रकार बिहेव कर रही थी? कंडक्टर तरह बिहेव कर रही थी, पर कैसा बिहेव कर रही थी? पुअर कंडक्टर, ठीक है, पुअर कंडक्टर, यानी कंडक्टर की तरह बिहेव कर रही थी, और कैसा है? पुअर, ठीक, पुअर कंडक्टर तरह बिहेव कर रही थी। दूसरा, फिर इसके बाद क्या किया?
प्रेशर को और कम कर दिया, 10⁻⁻⁴ atm कर दिया, और वोल्टेज कितना रखा, हाई वोल्टेज। अब यहां पर क्या है कि जो ग्लो हो रही थी, ग्लो क्या हो गई, गैप हो गई, ठीक है। और यहां इसके अंदर जो गैस भरी थी, ठीक है, वो किस प्रकार बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ही अच्छा यानी गुड कंडक्टर बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। यानी इससे रिजल्ट निकलता है हमारे पास कि जो गैस है वो भी कंडक्टर बिहेव कर सकती है। कब कर सकती है, 10⁻⁴ atm प्रेशर हो और हाई वोल्टेज हो, तो गैस से किस प्रकार बिहेव करती है, हमारी कंडक्टर से बिहेव कर रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट सफल हुआ इनका, ठीक, सक्सेसफुल रहा। साथ ही साथ अब इसके बाद इसमें से थॉमसन ने क्या किया कि जो रेज निकल रही थी इनका थोड़ा और ऑब्जर्वेशन कर लिया, सोचा कि शायद इनमें से कुछ हमें कुछ नया मिल जाए। तो क्या किया इसने, थॉमसन ने, जो रेज निकल रही थी इन रेज का E/m क्या है, E चार्ज हो गया, M क्या हो गया, मास। जो रेज हैं उनका चार्ज और मास का रेशियो निकाल लिया, और चार्ज और मास का रेशियो निकालने में प्रूव किया कि इसका जो क्या नाम है, चार्ज और मास का रेशियो है वो कैसा है, कांस्टेंट है। यानी हम हर बार इसमें अगर गैस चेंज कर देते हैं, नियान भर दें, ऑक्सीजन भर दें, सॉरी ऑक्सीजन भरे, नियान भर दिया हमने, नाइट्रोजन भर दिया, ठीक है, हीलियम भर दिया, अलग अलग ऐसे भर रहे हैं, तो गैस भरने पर जो कैथोड रेज का E/m है, यानी चार्ज और मास का रेशियो है, वो चेंज नहीं होता, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसी के बेसिस पर बताया कि जो कैथोड रेज के पार्टिकल है उनका जो मास है वो 1800 टाइम्स क्या था, हाइड्रोजन के मास से कम था। इसका मतलब है कि जो क्या नाम है, कैथोड रेज में जो पार्टिकल्स है वो निश्चित रूप से कोई एटम नहीं है, ठीक है। और इस एटम को यानी जो पार्टिकल है उसका नाम क्या दिया इन्होंने, क्रॉप्सेल्स बोला, इन्होंने क्या बोल दिया, क्रॉप्सेल्स बोल दिया। और उसके बाद जॉर्ज स्टोनी ने इनका नाम क्या बताया, इलेक्ट्रॉन। तो स्टोनी ने नाम क्या दिया था, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पार्टिकल को खोजा किसने था, थॉमसन ने। इसलिए हम लोग पढ़ते क्या है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थॉमसन, ठीक है। यानी थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा था, पर नाम किसने दिया था, जॉर्ज स्टोनी ने दिया था। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। तो जब एक्सपेरिमेंट लिखते हैं, यहाँ पर थ्योरी लिखते हैं कैथोड रेज एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं था, हाँ, एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए था कि जो गैसेज है वो कंडक्टर बिहेव करती हैं या नहीं करती हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद हमें मिल गया था इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट का लॉजिक ये नहीं था कि हम इलेक्ट्रॉन खोजने गए थे, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन हम खोज रहे हैं इसमें बस, तो इलेक्ट्रॉन खोजने के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये एक्सपेरिमेंट था हमारा कि गैस कंडक्टर बिहेव करती हैं या नहीं करती हैं, या गैस से कब कंडक्टर बिहेव कर सकती हैं, ठीक है, कब उसमें करंट पास हो सकता है। तो कब पास हो सकता है, 10⁻⁴ atm प्रेशर होना चाहिए और हाई वोल्टेज होना चाहिए। तो जो कोई भी गैस है वो किस प्रकार बिहेव करेगी, हमारी कंडक्टर तरह बिहेव करेगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।